तो ये देखिए कि 2/3 जगह आमतौर पे भाजपा ऐसी पार्टी है कि जो चुनाव जीतने पे ध्यान देती है। विकास कार्य या जो भी हो वो तो बात की चीज़ है उनकी। यदि एक छोटा सा भी चुनाव हो नगर पालिका का भी, आपने हैदराबाद देखा, आपने मुंबई देखा, तो वहाँ प्रधानमंत्री तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर 2 जगहों पे, 3 में से 2 जगहों पे अगर भाजपा हारी है तो ये बहुत बड़ा झटका है। और हाल ही में देश में 3 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं जिसके परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है, साथ एक सीट भाजपा को मिली है और काफी चौंकाने वाले परिणाम रहे हैं। जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट रहा दिल्ली में और तमाम ये चीजें रही, और यहाँ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। इन्हीं चर्चाओं को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष तिवारी जी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम प्रिंट मीडिया में वर्षों से जुड़े रहे हैं और अभी फिलहाल भी कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल में जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के उपचुनाव के परिणाम आए हैं और 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, तो आप कैसे देखते हैं इन तमाम परिणामों को और पूरी राजनीति जो अभी चल रही है? हाशिम, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप ये देखिए कि 2/3 जगह आमतौर पे भाजपा ऐसी पार्टी है कि जो चुनाव जीतने पे ध्यान देती है। विकास कार्य या जो भी हो वो तो बात की चीज़ है उनकी। यदि एक छोटा सा भी चुनाव हो नगर पालिका का भी, आपने हैदराबाद देखा, आपने मुंबई देखा, तो वहाँ प्रधानमंत्री तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर 2 जगहों पे, 3 में से 2 जगहों पे अगर भाजपा हारी है तो ये बहुत बड़ा झटका है। और झटका इस मायने में है कि आने वाले दिनों में फिर चुनाव होने हैं। और जैसे आपने बात की कि दिल्ली में जंतर मंतर में जो हुआ है, तो अब तक हो ये रहा था 12 साल से, एक जो छवि बनी हुई थी, एक गढ़ी गई थी छवि, या जो थी कि मोदी जी बोलते थे। कोई भी अगर यदि घर पे भी आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी बोलते थे। लेकिन उन मोदी जी को प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या क्या कैसे कैसे शब्द बोलेगा ये आपको भी पता है, अपने दर्शकों को भी पता है। तो जाहिर है भाजपा के लिए झटका तो है। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करी जाए, 2028 में चुनाव होना है और ये देखा जाए तो सत्ता और सरकार की हार होती। एक तरह से मुख्यमंत्री वहाँ गए, तमाम उत्तर प्रदेश के जो उस राज्य के जो नज़दीकी ज़िले हैं वहाँ के नेता और तमाम वो लोग आए और ऐसे में हार जाना। दूसरी बड़ी चीज़ बिहार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो नितिन नवीन जी की, उस सीट पर हार गई। तो अब आने वाला समय क्या होगा? और ऐसे में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके बलबूते में ये चुनाव लड़ा गया, तो अब आगे क्या रणनीति होगी बीजेपी की? कुछ बदलाव होंगे? और भी जिस तरीके से अभी वहाँ दतिया की बात की जाए तो पूरा वहाँ का मंडल से लेके निचले स्तर का पूरा उन्होंने फिलहाल वहाँ पर एक पत्र जारी किया है कि उनको हटाया जा रहा है और भंग कर दिया गया। जी देखो, असल में होता ये है कि भाजपा में जो कांग्रेस के दुर्गुण हुआ करते थे, वो अगर आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे मनीष तिवारी। उन्होंने खुल करके बोला था, अरे अन्ना तू क्या कर लेगा, इस टाइप की भाषा में, और उन्होंने जवाब दिया था। तो वो जो अहंकार था उस वक्त सत्ता का, जैसे दिग्विजय सिंह खुलेआम बोलते थे कि बोले हम तो सामाजिक समीकरण बिठा लेंगे, लालू यादव मुस्लिम यादव के आधार पे खेलते थे। तो उनको ये लगता था, तो वही जो दुर्गुण है, इनको क्या लगता है कि एक तो धर्म के नाम पे, एक मोदी जी के नाम पे, हम दोनों के नाम पे जीत जाएंगे। और अब तक जीतते आ रहे हैं, भले थोड़े घट रहा है, लेकिन ये एक चीज़ मैं शुरू से कहता हूँ कि काठ की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है। आप एक ही बार चढ़ा सकते हो। आपने धर्म को खेला, एक दशक तक आप धर्म 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 धर्म, हिंदू 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 हिंदू, सनातन सनातन सनातन, ये करते गए। लेकिन अब आप जब आंकड़े देखेंगे तो जो भारत है हमारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारे यहाँ पे ऐसे कम से कम, यदि आंकड़े जो अधिकृत आंकड़े तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने रोजगार कार्यालय बंद कर दिए हैं। अगर रोजगार कार्यालय होते तो आपको पता चलता कि 18 से 25 साल के कितने बेरोजगार हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 10 करोड़ और उससे ज़्यादा युवा जो है बेरोजगार है। वो युवा जो बेरोजगार है, उसने जब से होश संभाला है, उसने मोदी जी को सत्ता में देखा है, वो डरने वाला नहीं है। आपने दिग्विजय सिंह को भी देखा है, मनमोहन सिंह को भी देखा है, लेकिन वो जो पीढ़ी आई है जो दिल्ली में थी अभी, उसने नरेंद्र मोदी को देखा है और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखा है। तो
भाजपा को अब करना ये चाहिए कि धीरे से वो मुद्दे तो रखें आप, इससे कोई इनकार नहीं कि आप सनातन को रखिए, क्योंकि सनातन आज की डेट में ये है, एक तुष्टीकरण चलता था कांग्रेस के समय में, कोई भी सरकार होती थी अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया जाता था कि कोई भी कुछ है, अगर दंगा हो रहा कुछ हो रहा तो अल्पसंख्यकों पे ज़्यादा किया जाता था, ये आरोप लगते थे। लेकिन अब आप हिंदुओं को नकार नहीं सकते, कोई भी पार्टी नहीं नकार सकती, चाहे कैसी भी हो। तो ये तो ठीक है, ये किया, लेकिन आप कब तक उसका रोना रोगे, कब तक उस चीज़ को लेके चलोगे? अब आप देखो परिणाम आए, लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि क्या है, तो वो बोलते नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास ही रही, 1700 वोट हमारे पड़े। ये कोई बात होती है क्या? कायदे से उनको बोलना था विनम्रता से कि हम आत्ममंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे और उसके हिसाब से रणनीति करेंगे। पर अभी जो परिणाम आए हैं आप बोल रहे हैं कि कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, ये सब तात्कालिक है और मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो है वो तत्काल इन परिणामों से सबक लेगी। वो सबक तभी लेगी जब बहुत जोरदार झटका पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा कहती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और जहां जैसे कि नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उनका बूथ हार गए। कहा यह भी जा रहा है कि जो वहाँ का बिहार का चुनाव हुआ है, वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ है वो भी हार गए। तो अब इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, तो आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या इन उपचुनाव में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसका भी असर देखने को मिला? नहीं, एक तो देखो दिल्ली का युवा की तो अपन ने बात की है कि युवा परेशान है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, तो वो परेशान है और वो जानता है कि सिर्फ मोदी, ना उसके पीछे वो कोई किसी को जानता, ना उसके आगे किसी को जानता है। तो युवा तो है, वो एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन उसके साथ ये भी है ना, आप देखो राजनांदगांव में, मतलब राम मंदिर वगैरह तो सबको पता है, वो चीज़ नहीं बोलूँगा। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में एक मूर्ति बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, तांबे की प्रतिमा 7 लाख की। बारिश होती है, उखड़ जाती है, सीमेंट नज़र आ जाता है, गड्ढे। आप आज उद्घाटन, भ्रष्टाचार इस तरीके का चरम पे पहुंच रहा है। आप सिवनी जिले की देखो, मुख्यमंत्री आते हैं 1 जुलाई को, उद्घाटन करते हैं उगली में एक रोड का, सारसडोल वाली रोड का, बह जाती है। और 2 तारीख को बारिश होती है और वो गड्ढे बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। उसके बाद आप संवाद नहीं कर रहे हो ना, आप तो ये मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, आते हैं सदन में जो बोला वह ख़त्म। तो आपको संवाद दोनों तरफ से करना पड़ेगा, आपको जनता की सुननी होगी, तभी आप मतलब कुछ कर पाएंगे। और एक चीज़ और जो है मैं देख रहा हूँ कि आप अचानक प्रयोग करते हैं। पता चला कि आपके ज़िले में विधानसभा में चुनाव हो रहा है, दिनेश राय मुनमुन हैं चुनाव मतलब प्रत्याशी हैं, उनने पूरी तैयारी कर ली है, आप अचानक उठा के और उसका नाम बदल देते हैं, पर्ची सिस्टम। तो जो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, अटल बिहारी वाजपेयी का कल मैं देख रहा था, तो उनका ये कहना था कि हमारा एक भी पुराना कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए, भले आने वाले नए 10 छूट जाएं। लेकिन हुआ क्या है, जितने भी इनने कांग्रेस से लिए हैं और कांग्रेस से लेकर के किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया है। तो भाजपा को इस जो चौंकाने वाली रणनीति है ना, उस पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप चौंकाओगे तो चौंकने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और देश के 2 अन्य राज्यों में भी उपचुनाव हुए, उसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी जी थे, जिनके साथ खुलकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई। आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।